वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th फर्स्ट प्री बोर्ड एसएसटी का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, यानी कि जब फ्रांस छींकता है, मेटर्निक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है। मेटर्निक ने ये बोला था। ये भी आ सकता है कि भाई जो ड्यूक मेटर्निच था उसने ऐसा क्या बोला था, तो ये वाला स्टेटमेंट किसने बोला है। काफ़ी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डिड ड्यूक मेटर्निक मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब हाँ, आप काफ़ी सारे लोग हो सकता है नीचे कमेंट करने लगे, मैं मेटर्निक नहीं होता, मेटर्निच होता है। बेटा ये फ्रांस है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है, ये फ्रांस की भाषा है, तो हम लोग तो गलत ही बोलेंगे, हम कितनी कोशिश कर लें। हिंदी सही बोल ले वही काफ़ी है, ठीक है। तो ड्यूक मेटर्निच बोल लो, ड्यूक मेटर्निक बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो जो डी स्टेटमेंट है ना, फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर नेशंस। मतलब इसका निकलता है इस स्टेटमेंट का कि जब भी फ्रांस में क्रांति होती है ना, तो पूरे यूरोप में क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी वाले जो लोग हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। मोस्ट कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 imposed censorship laws. Which of the following did they want to control through such laws? तो सेंसरशिप लॉज होते थे, मतलब चीज़ सेंसरशिप करने का मतलब होता है चीज़ों पर बैन लगाना। तो वो किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो हमेशा जितने भी ना राजा हुए हैं या सरकार हुई है, वो लोगों के विचारों को और आंदोलनों को ही कंट्रोल करने की कोशिश करती रही है। तो जो इसका आंसर निकलेगा ना, वो हमारा निकलेगा व्हाट वाज रिटन अबाउट देम। मतलब राजा वगैरह के बारे में क्या लिखा जाता था या फिर चर्च के बारे में क्या लिखा जाता था, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। और स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़पेपर्स। हाँ, तो भाई जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, इसके आइडियाज़ भी भाई फैलने से रोकने देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आंसर इसका हो जाएगा, क्या क्या रोकने की कोशिश की जाती थी, पी और आर। तो देखो पहले इसका आंसर हो जाएगा, तो लोगों के विचार और लिबर्टी, आज़ादी, एकता, समानता, ये सारे विचार फैलने से रोकने की कोशिश की जाती थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, क्यों लिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से जो सत्याग्रही जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, काफ़ी लोग जल के मर गए थे। और चौरी चौरा कहाँ पर है, ये आपके मैपिंग में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चौरी चौरा कौन से स्टेट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाई द कॉर्न लॉज। तो कॉर्न लॉज क्या थे, कॉर्न होता है मक्का, यानी कि खाने की चीज़ है। तो भाई खाने की चीज़ से रिलेटेड क्या लॉज थे, तो आप सोच भी सकते हैं। तो खाने की चीज़ या तो उगती है, ठीक है, फिर उसके बाद या तो इस अपने देश में बेची जाती है या फिर बाहर बेची जाती है। तो क्या किया गया था कॉर्न लॉज के तहत कि भाई रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न टू इंग्लैंड, यानी कि भाई कॉर्न जो है वो इंग्लैंड में और नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी कॉस्ट की उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। एक असर्शन है और एक रीज़न है। तो जो असर्शन है वो है रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो भाई हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से और जुडिशियसली, बहुत ही समझदारी से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। क्या यही रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स प्लानिंग ये ही होती है। तो एजर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हैं और रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो भाई सी वाला जो आंसर है वो हो जाएगा सही, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज भूमि, ओके, तो जो ज़मीन खराब हो रही है ना पंजाब में, उसका क्या रीज़न है, तो भाई वहाँ पर
ओवर इरिगेशन रीज़न है पंजाब में ज़मीन के ख़राब होने का। लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पर आया नहीं है साइड में से, तो लैंड डिग्रेडेशन रीज़न है। क्या क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन? क्योंकि अत्यधिक सिंचाई की जा रही है पंजाब में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ चिपकू मूवमेंट, मतलब चिपकू मूवमेंट जो था वो होने का कारण क्या था? भाई पेड़ बचाने थे, पेड़ काटे जा रहे थे, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून्स एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पर कौन सी फसल उगाई जाती है? ठंडे मौसम में क्या उगता है? तो ठंडे मौसम में जो है वो, अच्छा सॉरी, इसमें पूछा गया है कि मॉनसून में लगाई जाती है और ठंडे मौसम में यानी कि सितंबर अक्टूबर आते आते काट ली जाती है। तो चावल जो होता है ना, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मॉनसून में यानी कि बारिश के मौसम में। तो चावल क्या है? वो एक खरीफ फसल है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही क्रॉप है और बहुत सारे एरिया में अगर उगा दी जाती है तो उसको हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो भाई आप लोगों को जो मिनरल वाला चैप्टर है ना, उसके जो मैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। यही क्वेश्चन मैप में भी आ सकता है। तो देखो इसका आंसर तो माइका है कि कोडरमा गया हजारीबाग जो झारखंड में पूरी बेल्ट पड़ती है, तो वहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है? माइका का वो लीडिंग प्रोड्यूसर निकल के आता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, चेक करो बैलेंस करो, कहाँ पर आता है? कुछ पॉलिटी का लग रहा है ना कि भाई इस पर चेक लगाओ उस पर बैलेंस लगाओ। तो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लिखते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा होना चाहिए, फिर पावर शेयरिंग क्या होना चाहिए, तो उस वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन निकल करके आता है। तो इसका जो मतलब निकलता है पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबके पास ना ठीक ठाक पावर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत ही अत्यधिक पावर्स पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। तो सोशल डिवीजन आते हैं जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, किसी के पास बहुत सारे घर हैं, किसी के पास एक भी घर नहीं है ना, किसी के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, किसी के पास बेसिक खाना, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो सोशल डिविजन्स आते हैं जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं। क्या ओवरलैप करने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या ये बात सही निकल के आ रही है? तो ये हम लोग चेक करेंगे अभी। इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़। ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो? बिल्कुल सही बात है, आपकी भी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे कि आप किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के फ्रेंड हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, है ना, आप हो सकता है फुटबॉल प्लेयर भी हो। तो आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। तो इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ नहीं हो सकती है। तो बी वाला भी सही हो जाएगा। तो ए और बी तो मुझे सही लग रहे हैं। सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सोशल डिवीजन हर जगह होता है, छोटी सी छोटी जगह पर भी सोशल डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं। विच ऑफ दी, आप एक अपने मोहल्ले में देख लीजिए चाहे तो सोशल डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं। विच ऑफ दीज एक्ट्स प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क, है ना, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप औरत है चाहे आदमी है। तो ये इक्वल रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब ही होता है आपके काम के लिए जो एक तनख्वाह होती है, उसको हम लोग रेम्यूनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज ऑफर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसको क्या सुविधा पहुंचाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो उनको ना अपना एक फिक्स्ड सिंबल मिलता है। तो इलेक्शन सिंबल आप कमल का, आप 18 साल से ऊपर हैं अगर तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। मतलब 18 साल से ऊपर हैं तो वोट दे सकते हैं, 21 साल से ऊपर हैं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आप कमल के फूल से नहीं लड़ सकते अनलेस आप बीजेपी के जो है वो मेंबर हो या बीजेपी का टिकट हो आपके पास। तो ये फ़ायदा है एक रजिस्टर्ड पार्टी या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने का। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। इनमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन नहीं है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए? तो वन पार्टी सिस्टम नहीं, वन पार्टी सिस्टम बिल्कुल बेकार सिस्टम है, क्योंकि डेमोक्रेसी हुई ही नहीं ना।
अगर वन पार्टी है तो वन पार्टी सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम गलत दे रखा है। इसमें से हमें क्योंकि पूछा गया है नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना, नॉट अ गुड ऑप्शन, तो वन पार्टी सिस्टम अच्छा ऑप्शन नहीं है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें हमें बोला गया है एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। एक देश में 4 कंट्री हैं, एक देश में 4 फैमिलीज हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिली इज़ 5000। तो 4 फैमिलीज हैं और एवरेज पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय एवरेज जो आ रहा है 4 फैमिलीज़ का वो 5000 आ रहा है। इफ़ द इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज़ 4000, 7000, 3000, तो बेसिकली इन्हें मैथ्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे। 4000 आपसे मीन निकलवा रहे हैं। 10th क्लास में लास्ट के चैप्टर्स है ना जिसमें हम लोग मीन निकालते हैं, वही करवा रहे हैं आपको। 3 दे रखे हैं और एक आप लोगों को जो है वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को उधर ले जाएंगे पहले, तो 5000 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20000, ठीक है। फिर x प्लस अब 7000 प्लस 3000 हो गया 10000 और प्लस 4 14000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20000 में से हम लोग 14000 को माइनस कर देंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6000 हमारी चौथी फैमिली की इनकम आ जाएगी। ये क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, टोटल, ठीक है, अपॉन नंबर जो भी है कितनी फैमिलीज है इज इक्वल्स टू उसका मीन आ जाता है। मीन का ये फॉर्मूला होता है एवरेज, या फिर तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं मैथ्स का ये। तो आंसर है इसका 6000 फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 17 है इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन एन SHG, यानी कि SSG जो होता है मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इसमें ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं लोन के और सेविंग्स के वो कौन लेता है, वो उसके मेंबर्स ही लेते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी इशू करेंसी नोट। करेंसी नोट कौन इशू करता है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट को इशू करने का काम करता है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रिच अर्बन हाउस होल्ड्स इन इंडिया। मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है रिच अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए इंडिया में, तो जो है वो अर्बन हाउस होल्ड जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो तो फॉर्मल सेक्टर से यानी कि बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। इंडियंस को रॉलेट एक्ट पर गुस्सा क्यों आया, और या तो ये आंसर लिखना है आपको या फिर हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट, वाई वॉज द मूवमेंट लॉन्च। तो ये दोनों के दोनों आंसर लिखने हैं। चलिए दोनों आंसर्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखो इसका आंसर है ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, क्यों किया था, टू कर्ब द फंडामेंटल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन्ड पुलिस पावर्स। दिस वॉज द प्राइम रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट बाय द इंडियंस अगेंस्ट द एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो आया था ना वो भाई फंडामेंटल राइट कैसे हर्ट कर रहा था। बेसिकली रॉलेट एक्ट में क्या था कि जेल कर दी जाएगी और 2 साल के लिए आपको बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता है, यही था रॉलेट एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया था। नेक्स्ट जो है खिलाफत इशू किसने स्टार्ट किया था, ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। इशू रिलेटेड टू रिस्टोर पावर ऑफ खलीफा इन द ऑटोमन टर्की विच वॉज वेनिश्ड इन द वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है टर्की हार गया था, तो जो ऑटोमन टर्की उनके राजा हुआ करते थे पूरी दुनिया के मुसलमान उनको एक तरह से अपना गुरु मानते थे, तो उनको पावर से हटाया जा रहा था। तो मोहम्मद अली शौकत अली ने खिलाफत इशू उठाया इंडिया में ताकि जो टर्की का खलीफे हैं, टर्की के जो खलीफा हैं उनको गद्दी पर बिठा दिया जाए, ठीक है। लेटर दिस इशू जो है इनकॉर्पोरेट हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ नागपुर सेशन में 1920 में। फिर गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि जो मुस्लिम्स हैं वो नेशनल मूवमेंट से काफ़ी अलग हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको खिलाफत इशू को गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि मुस्लिम्स भी इंडिया के नेशनल मूवमेंट में साथ में हिंदुओं के साथ और बाकी सबके साथ मिलकर के आगे आएंगे। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर चला था 1920 के बाद नागपुर सेशन में
ये पास हो गया था। बिकॉज गांधी जी न्यू दैट देयर शुड बी कम्युनल हार्मनी रिक्वायर्ड फॉर द नेशन वाइड मूवमेंट। तो कम्युनल हार्मनी यानी कि हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े ना हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अगर पूरे देश में आंदोलन चलाना है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये है व्हाट आर द स्टेप्स What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? तो हिली एरियाज़ में हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को काफ़ी सारे स्टेप करने चाहिए, जैसे कि हम लोग रॉक डैम बना सकते हैं, शेल्टर बेड बना सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग जो है वो की जा सकती है अगर हम लोगों को जो है सॉइल इरोजन रोकना है। तो मल्चिंग हो गया, जैसे कि जो घास मिट्टी या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको मिट्टी में मिला देना, तो उससे क्या होता है उर्वरकता बढ़ जाती है। रॉक डैम्स यानी कि पत्थर लगा देना, उससे पानी अगर बह करके जाता है तो वो सॉइल ज़्यादा लेकर के नहीं जा पाता। शेल्टर बेड्स यानी कि आपको पेड़ वगैरह आप लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक क्रॉप लगाओ फिर उसके अलावा दूसरी क्रॉप लगाओ अगल बगल में, तो उससे क्या होता है मिट्टी उड़ करके ज़्यादा नहीं जा पाती है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG, कोल, है ना, ये सब हो गया। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। आगे है डिस्टिंग्विश, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड वन आउट एंड से वाई। इनमें से कौन सा अलग है और बताओ अलग है तो क्यों है। तो यहाँ पर देखो वेजिटेबल वेंडर जो है ना वो अलग है, क्योंकि टीचर, डॉक्टर और लॉयर ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर का काम करते हैं और ये मतलब हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। वेजिटेबल वेंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, क्योंकि टीचर, डॉक्टर, लॉयर जो है ये जनरली क्या होते हैं तो प्राइवेट में होते हैं या तो गवर्नमेंट में होते हैं। इनकी एक फिक्स सैलरी होती है, इनको काफ़ी सारी मतलब लीव्स भी मिलती हैं, है ना। तो जो वेजिटेबल वेंडर है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो नेशनलिज्म इन ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है वो बाकी यूरोप से अलग क्यों है। तो देखो यूरोप, ब्रिटेन जो है ना उसमें क्या हुआ है कि पहले एक छोटा सा देश था, फिर बाकी सारे देश उसमें आकर के इस तरीके से मिले हैं, ठीक है। वो पहले एक अलग आइडेंटिटी थी और फिर दूसरे देश उसमें मिले हैं छोटे छोटे। ये ब्रिटेन की कहानी है। बट जो बाकी जर्मनी क्या था, जर्मनी खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो मिल करके एक बड़ा देश बना है, ये हुआ है। तो देखते हैं कि डिफरेंट कैसे है। इन ब्रिटेन the development of nationalism followed different pattern from rest of Europe. Here the emergence of nationalism was not the result of revolution. ब्रिटेन में कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। There was no prior before 18th century. तो 18th century से पहले कोई भी प्रायर ब्रिटेन टाइप की आइडेंटिटी नहीं थी। England was inhabited by different ethnic groups such as English, Welsh, Scottish and Irish. तो इंग्लैंड में इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश मतलब एक तरीके की भाषा, एक तरीके का कल्चर फॉलो करने वाले लोग नहीं थे। These ethnic groups had their own culture and political tradition, but the English group extended its influence over others by steadily growing up in power and wealth. तो इंग्लिश लोग जो थे वो अमीर हो गए, तो उन्होंने पूरे ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया एक तरह से और इन सबको दबा दिया, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को दबा दिया। तो अभी भी आप जो कहते हैं ना ग्रेट ब्रिटेन जो होता है वो 4 अलग अलग छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बनता है, जो पहले कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। तो इसलिए अलग है, कोई रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है जैसे कि बाकी देशों में हुआ है। नेक्स्ट देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा एक्सप्लेन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों ने क्या किया है, सबसे पहले तो भाई पेड़ काटे हैं, डिफॉरेस्टेशन किया है ताकि या तो हम अपनी इंडस्ट्री लगा लें या तो हम खेती करना शुरू कर दें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए हैं, माइनिंग एक्टिविटी करी है और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है जानवरों का। कैसे किया है, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट फायर इंसानों की वजह से लग जाती हैं, इसकी वजह से जानवर, पेड़ पौधे सबकी मृत्यु होती है। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के वो हैं अनइक्वल एक्सेस,
इन इक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरमेंटल वेलबींग। यानी कि कोई तो भाई रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कोई उन रिसोर्सेज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। जैसे कि एक अमीर इंसान, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, एक गरीब इंसान के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत बड़ा कारण बनता है फॉरेस्ट को, फ्लोरा फौना को खराब करने का। और वाला जो है इसमें, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। भाई इंडिया में सिर्फ 22% का फॉरेस्ट कवर है और 33% होना चाहिए, तो 10% पीछे चल रहे हैं हम। तो इसलिए भाई फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की तो ज़रूरत है। और हमने जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया है, फ्लोरा फौना कम किया है, उसको भी तो मेंटेन करने की ज़रूरत है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. Forest is one and an essential part of this ecological system. Following are the reasons why forests are important for the survival of other living beings. भाई हम एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल वेब में रहते हैं और हम लोगों को स्टेबिलिटी बनाने के लिए सारे जीव जंतुओं को सही से रखने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर है भाई, सारा सब्जी और सारे फूल और सारी मेडिसिन और लकड़ी सब यही तो बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स। मैनी कम्युनिटीज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज। मतलब विमेन के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। लिटरेसी रेट जो है विमेन का वो काफ़ी कम है, सिर्फ 54% है हमारे देश में विमेन का लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू 76% अमंग मेन। सिमिलरली काफ़ी मतलब हायर एजुकेशन के लिए कम लड़कियां जाती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू बॉयज़। देखो आज सिचुएशन आपको अलग दिख रही है, बट अगर आप 50 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी मदर, आपके फादर जितनी नहीं पढ़ी लिखी होंगी, ऐसा मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी फैमिलीज़ में। और दादा दादी में तो आप कंपेरिजन ही छोड़ दो, वो तो दादी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई होती थी पहले। तो ये हो गया कि लिटरेसी रेट विमेन का कम है। विमेन जो काम करती हैं उनको उस काम के लिए पैसे भी कम दिए जाते हैं, अंडर पेड होती हैं विमेन। सेक्स रेशियो भी हमारे देश में, सेक्स रेशियो जो है वो 927 का है, यानी कि 1000 लड़कों पर 927 ही गर्ल्स हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। हम लोग देखते हैं कि कई हरासमेंट होती है, मेंटल फिजिकल हरासमेंट विमेन के साथ की जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या वेरियस चैलेंजेस फेस करती हैं। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार ना एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप ना इसको अच्छे से करके जाना। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी के सारे मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हर मेंबर को कंसल्ट नहीं किया जाता है डिसीजन लेने से पहले, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मेंबर्स का, पावर कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथ में होती है, ऑर्डिनरी मेंबर्स को कुछ पता ही नहीं होता कि इंटरनल क्या वर्किंग चल रही है पार्टी की, डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि है ना, पहले पिताजी थे फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा, इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती जाती है। मनी और मसल पावर, जिनके पास पैसा है वो पैसा बांट करके और अपनी मनी और मसल डरा करके वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं। कई बार जो पार्टी होती है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि क्रिमिनल्स के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल डरा भी सकते हैं और उनके पास पैसा भी होता है। मीनिंगफुल चॉइस जो है वो होती नहीं, क्योंकि सारे के सारी जो पार्टीज़ हैं उनकी एक ही बात करते रहते हैं, हम लोग वोटर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर किसको वोट दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बड़ा मस्त है कि भाई मुझे तो गाजर चाहिए और आपको मूली चाहिए, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गाजर हो और उसे मूली चाहिए हो, मतलब कुछ भी इस टाइप का ना, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है कि भाई हमें तो एक ही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो और हमें एक ही चीज़ बेचनी है, तो हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको हमारी वाली चीज़ खरीदनी है और हम उससे उसकी वाली चीज़ खरीद लें। इसलिए पैसा बढ़िया है कि भाई पैसा दो और अपना सामान ले लो। मनी डज अवे विद टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सारी कम्युनिटी के लिए हम लोग जो है वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है
गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस विच टूक प्लेस बिफोर 17th सेंचुरी, चूजिंग 1 एग्जाम्पल फ्रॉम एशिया एंड 1 फ्रॉम अमेरिका। तो अजीब अजीब या फिर डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस जो होते थे या फिर हुए हैं वो हम लोगों को बताने हैं। तो एशिया में जो है सिल्क रूट था, ये एग्जाम्पल है कि भाई आज के टाइम से पहले भी बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह हुआ करता था। ठीक है, तो अफ्रीका तक, यूरोप, एशिया, ये पूरा का पूरा जाया करता था। फिर हम लोग देखते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं और फिर बाद में जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि बुद्धिस्ट प्रीचर्स भी दुनिया में अपना धर्म फैलाने के लिए गए। अमेरिका क्या है, अमेरिका की जब डिस्कवरी कर ली क्रिस्टोफर कोलंबस ने, काफ़ी सारा जो फूड है जैसे कि पोटैटो, सोया और ग्राउंड नट और मेज़, टमाटो, चिली, ये सारा का सारा अमेरिकाज यानी कि साउथ अमेरिका से ही आया है बाकी पूरी दुनिया में। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है। अब देखिए सारे के सारे ना और वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से ना आंसर देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एडवांटेज बताओ, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताओ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एडवांटेज ये होता है कि भाई वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, अगर डैम बनता है तो उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हो, और वो मतलब घूमने की भी जगह बन जाती है। तो ये सब उसके फ़ायदे हो गए। बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो वो बाढ़ रुक जाती है उस पानी से, डैम की वजह से। नुकसान भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि भाई बहुत सारे गांव डुबा देने पड़ते हैं डैम बनाने के लिए। एक ही जगह पानी इकट्ठा होता है तो वो सड़ने लगता है और जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। कई बार अर्थक्वेक आने का भी वो कारण बन जाते हैं। तो ये सारे इसके आंसर्स हो गए, तो यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाई की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें क्या है ना कि जब 1992 से पहले क्या हुआ करता था कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे लोकल बॉडीज़ के लिए, तो कहीं पर करवा लिए कहीं पर नहीं करवाए। सिर्फ 2 ही टीयर होते थे, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट जब 1992 के बाद पंचायती राज सिस्टम आया तो लोकल लेवल पे भी अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कंटिन्यूस 5 साल बाद इलेक्शंस होते रहते हैं। तो हमारी आवाज़ मतलब लोकल लेवल पर आवाज़ उठाने के लिए है। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सारी की सारी पावर एक जगह नहीं होनी चाहिए ना, सेंटर के पास सारी पावर नहीं होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 कि अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज हैं सबकी डिमांड्स को, मतलब सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मगर एक इंसान की भी ना जो लालच है उसको पूरा करने के लिए अर्थ के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इसमें देखो ये जो आएगा ना कि हम लोग ना रिसोर्सेज का जुडिशियल समझदारी से इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक्सप्लॉइटेशन ना करें एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अब जो ये है पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक से है कि अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इंग्लैंड में कब आई थी। ये आप लोग जैसे इंग्लिश में करते हैं ना छांट करके लिखना, तो इस तरीके से आप लोग छांट करके ये लिख सकते हैं। तो इसमें अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इंग्लैंड में आई थी 1730s में, और द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा जो था वो था कॉटन। और फर्स्ट कॉटन मिल इंग्लैंड में किसने क्रिएट करी थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने फर्स्ट कॉटन मिल इंग्लैंड में जो है वो स्टार्ट करी थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, अब सामान बहुत ज़्यादा उत्पादित होने लगा था। नेक्स्ट फिर से देखिए ये दोबारा से जो है वही रिसोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक है उसका चैप्टर है ना वो आया है इसमें। तो इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्वेश्चंस का है इसमें, ओके ये सोर्स हाँ ये व्हाट आर विच एक्ट रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1956 का जो एक्ट था ना उसको सिर्फ सिन्हालीज को ही कहा गया कि यही सिर्फ इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग ना यहाँ पे ये सारे के सारे तो
पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये तो डिफरेंट आ सकते हैं किसी भी चैप्टर में से। अब हम लोग ना मैप वाला देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो नेम द प्लेस वेयर इंडिगो प्लांटर्स ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स ने कहाँ पर करा था? चंपारण में करा था। और नेम द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो जलियांवाला बाग तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर, और ये चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेम द स्टेट वेयर द ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है? ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 इसमें से कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। तो आप भी देखो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पंजाब में कहाँ पर है? मोहाली में है। और फिर आता है ये देखो, कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों का यहाँ पर है, इधर तमिलनाडु में, ठीक है। और तो आप इस तरीके से 3 कोई से भी मेंशन कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।